तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35A क्या था, और उसके बाद किस तरीके से 5 अगस्त 2019 को कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और उसने आर्टिकल 367 क्लॉज 4 डाला जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस किया। और उसके बाद फिर एक नॉर्मल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बना दिया गया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। चूँकि आर्टिकल 370 हट गया तो आर्टिकल 35A भी हट गया। और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, है ना। आर्टिकल 2-3 का इस्तेमाल करके जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, समझेंगे मैप में अच्छे से। अब ये समझो कि पार्ट 21 में हमने आर्टिकल 370 कहाँ था, आर्टिकल 370 पार्ट 21 में था ना। अब आर्टिकल इसी पार्ट 20 में समझो, इसी पार्ट 21 में हमें आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J तक देखने को मिलता है। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371J तक। अब ये आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J तक क्या है? आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J तक जो है 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। अब ये स्पेशल प्रोविज़न क्या है तो वो हम लोग स्टेट वाइज स्टेट डिस्कस करेंगे अगर कभी करंट अफेयर्स में आया तो, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझना है कि 11 ऐसे राज्य हैं जो कि स्पेशल प्रोविज़न जिनको दिया गया है, कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये राज्य हम याद कैसे करें? देखो, इसको मैप में याद रखना बहुत आसान है। अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मैप में याद रखा जा सकता है कि वो कौन से 11 राज्य हैं जिनको की स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371J तक। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखो, ये सिक्किम है, स्टेट का पता होना चाहिए, सिक्किम है। यहाँ पे तुम्हें अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड मिल जाएगा, नागालैंड के नीचे मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर के नीचे मिजोरम मिल जाएगा। ठीक है, मिजोरम मिल जाएगा। और ये हो गया असम तुम्हारा, ये असम बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट के ये 6 राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। 11 में से 6 राज्य नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, टोटल नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है। 6 को तो हमने लिख दिया ऐसे। यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है, तुम्हारा जा कर के यहाँ पे त्रिपुरा है, और तुम्हारा ये वाला पार्ट मेघालय है। ठीक है, तो त्रिपुरा मेघालय तो हमें नहीं अभी देखना है, लेकिन इतना हमें समझना है कि ये जो 6 हैं तुम्हारा जाके सिक्किम, समझो, ये सिक्किम, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो ये 6 ऐसे स्टेट है। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमने सिक्किम बोला, सिक्किम हो गया। ठीक है, सिक्किम के बाद तुम देख लो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे फिर नागालैंड था, नागालैंड के नीचे फिर मणिपुर था, तो वो इज़ मणिपुर के नीचे मिज़ोरम था। ठीक है, तो हमने, और फिर एक असम। तो देखो 6 कवर हो गया। उसके बाद अब कौन से हो गए, अब और कौन से राज्य हैं? तो अब नॉर्थ ईस्ट देख लिया ना, कैसे याद रखना, नॉर्थ ईस्ट देख लिया ना। अब वेस्ट की तरफ आ जाओ, तो वेस्ट की तरफ देखो क्या है, ये वाला पार्ट गुजरात का है। ठीक है, सॉरी, ये वाला पार्ट ऐसे गुजरात का है ना। तो गुजरात आ गया। गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र भी आ गया। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटका है, और यहाँ पे गोवा है। ठीक है, तो 6 उधर हो गया, गुजरात हो गया 7, महाराष्ट्र हो गया 8। मैप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये गोवा, यहाँ पे छोटा सा गोवा है 9, ये कर्नाटका हो गया 10। ठीक है, कर्नाटका के बाद यहाँ पे नीचे केरल है। ठीक है, केरल के बाद जो है ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से
समझो आंध्र प्रदेश है, और ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से, सॉरी ये तमिलनाडु है, ठीक है, और ये वाला आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है हमारा 11वां राज्य इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने तो मैप में याद रखा है। तो इन 11 स्टेट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। तो ऐसे 11 राज्य, आर्टिकल 370 में तो एक जम्मू एंड कश्मीर था, स्पेशल स्टेटस लेके बैठा हुआ था। उसके बाद आर्टिकल 371 में, आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371J तक जो है इस तरीके से कवर किया गया था 11 राज्यों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 241 तक हम कवर करेंगे। आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 241 तक हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमने आर्टिकल 239 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने आर्टिकल 238 भी पढ़ा था। हमने बताया था कि आर्टिकल 370 के भीतर आर्टिकल 238 ये कहता है, आर्टिकल 370 ये कहता है कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। आर्टिकल 238 क्या था? आर्टिकल 238 ये कह रहा था कि पार्ट 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है, वो पार्ट बी वाले राज्यों पे लागू होगा, मतलब प्रिंसली स्टेट्स में लागू होगा, ठीक है। हमें पता है कि बाद में फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चूँकि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी रहा ही नहीं, इसलिए आर्टिकल 238 भी इनऑपरेटिव हो गया। तो आर्टिकल 370 के भीतर क्या कह रहा था? आर्टिकल 370 क्या कह रहा था कि आर्टिकल 238 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा, है ना, ये कह रहा था। तो आर्टिकल 238 हमने डिस्कस किया था। अब आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक हम लोग पार्ट 8 में कवर कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल 238 भी पार्ट 8 में ही है। एनीवे, तो आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 की दो बातें हैं। आर्टिकल 239 की दो बातें हैं, ठीक है। वो दो बातें कौन सी है? पहली बात ये है कि हर यूनियन टेरिटरी जो है, प्रेसिडेंट साहब जो है हर यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए जो है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये कोई सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 239 में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हर यूनियन टेरिटरी जो है वो प्रेसिडेंट साहब गवर्न करेंगे थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो है किसी राज्य के गवर्नर को, समझना, किसी स्टेट के गवर्नर को एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट कर सकते हैं। उसके लिए वो गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो प्रेसिडेंट साहब जो है किसी भी स्टेट के गवर्नर को उस एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि तुम्हारे जाके मान लो कोई राज्य है और उस राज्य से सटा हुआ कोई अगर यूनियन टेरिटरी है, तो उस राज्य के गवर्नर को उस सटे हुए यूनियन टेरिटरी का भी मतलब उस गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट किया जा सकता है। इसके लिए उस राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्नर को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या गवर्नर अकाउंटेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? सो इंडिपेंडेंट ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लिखा गया है। सो आर्टिकल 239 की दो बातें याद रखना। अब हम आते हैं आर्टिकल 239A में। आर्टिकल 239A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट 1962, हमें पता है कि आर्टिकल 239A पढ़ेंगे जो कि 14th अमेंडमेंट से आया है, 14th अमेंडमेंट। वहीं पे 239AA और 239AB और 239AB ये 69th अमेंडमेंट 1991 से आया है ना। सो आर्टिकल 239A क्या कहता है? आर्टिकल 239A पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक लेजिस्लेचर, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों बना सके। अगर इसके एग्जैक्ट वर्ड को पढ़ा जाए तो आर्टिकल 239 ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूटी ऑफ पुडुचेरी। अब याद रखना, यहाँ भले ही पुडुचेरी लिखा हुआ है लेकिन ये किसी भी यूटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूटी ऑफ पुडुचेरी अ बॉडी whether elected or partially elected and partially nominated to function as a legislature for the UT or a council of minister or both। सिंपल सी बात इतना है कि पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि वो यूटी के लिए या तो एक ऐसी बॉडी का निर्माण कर सके जो कि या तो पूरी तरीके से इलेक्ट होकर बने, या तो कुछ नॉमिनेशन और कुछ इलेक्शन के द्वारा बने।
ठीक है, जो कि उस यूटी का लेजिस्लेचर की तरह परफॉर्म करे। समझ में आ रहा है? सो इतनी सिंपल सी बात है। सो दिस इज़ आर्टिकल 239A। ठीक है, अब याद रखना कि जब आर्टिकल 239A के तहत पावर एक्सरसाइज किया जाता है तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई यूटी बन रहा है, उस यूटी में अगर असेंबली दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ लोग राज्यसभा में भी आएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 239 में पावर एक्सरसाइज करने की वजह से किया जा रहा है वो आर्टिकल 368 के एम्बिट से बाहर रहेगा, आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रहेगा। सो दिस इज़ आर्टिकल 239A। समझ में आ रहा है? इतनी चीज़ याद रखना। अब थोड़ा मैप में यहाँ पे देखो, मैप क्या कह रहा है। देखो मैप पे हम यूटीज़ को दिखाते हैं। देखो ये वाला पार्ट है लद्दाख। ठीक है, देखो जम्मू एंड कश्मीर का ध्यान से देखना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का देखो इस तरीके से। देखो ये वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर और ये वाला पार्ट है लद्दाख। ये वाला पार्ट है लद्दाख। ठीक है, हालांकि ये पूरा नहीं है, यहाँ पे इतना पार्ट तो जो है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इतना पार्ट जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ध्यान से समझना। अगर हम इस पूरे मैप को ध्यान से देखें तो देखो ये वाला, ये पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाला यूनियन टेरिटरी। ये वाला है यहाँ से यहाँ तक लद्दाख वाली टेरिटरी। ये लद्दाख वाली टेरिटरी, ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से बना। ठीक है, देखो ये वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड। ठीक है, तो ऐसे याद। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है। लेकिन ये पूरा जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, ये पूरे अभी भारत के पास नहीं है। अगर तुम ध्यान से इस वाले मैप को देखो तो देखो इतना पार्ट तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इतना पार्ट चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसको शाई चीन कहते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट चाइना ने, इतना पार्ट ये। ठीक है, मतलब कि ले दे के अगर मैं इसको फिर से ऐसे रीड्रॉ करूँ तो देखो ये वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का हमें मिल रहा है, ये वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का हमें मिल रहा है और ये वाला पार्ट हमें लद्दाख का मिल रहा है। ये वाला पार्ट मत समझना कि ये पूरा अभी जो है ये पूरा लद्दाख भारत के पास है, ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत के पास है। नहीं, ये पाकिस्तान कुछ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान और लद्दाख के कुछ हिस्से चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, एनीवे चलो हम लोग यूनियन टेरिटरी को मैप में देखते हैं। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चंडीगढ़ हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया जो कि पंजाब और हरियाणा के पंजाब और हरियाणा दोनों को सर्व कर रहा है। ये दिल्ली हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। ठीक है, जो कि जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, बहुत ही स्कैटर्ड आइलैंड है, तो लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप, इसके बाद अपना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो ये पौंडीचेरी के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। और पौंडीचेरी अगर तुम देखोगे पौंडीचेरी का ज्योग्राफी तो बड़ा अजीब लगेगा। देखो यहाँ जो पौंडीचेरी दिख रहा है ना, ये तो पौंडीचेरी कैपिटल है, लेकिन अगर पूरे यूटी को देखो तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तमिलनाडु का पार्ट है। मतलब तमिलनाडु के बीचों बीच, तमिलनाडु के नॉर्थ वाले पार्ट में पुडुचेरी एक अलग यूनियन टेरिटरी घिरा हुआ है। ठीक है, और उसी तमिलनाडु में करिकल भी जो है, तमिलनाडु में यहाँ पे करिकल नाम का एक राज्य है जो कि तमिलनाडु का हिस्सा नहीं है, जो कि बल्कि पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी है। मतलब पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी कैसे बन रहा है? पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी में 4 ऐसे टेरिटरी आती है। ठीक है, एक आती है माही। ठीक है, माही देखो केरला के पास एकदम कोस्टल एरिया है, मतलब केरला से घिरा हुआ है। माही केरला का पार्ट नहीं है, देख करके लगेगा मैप में कि केरला का पार्ट है, लेकिन केरला का पार्ट नहीं है, वो पौंडीचेरी का यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो माही यहाँ पे हो गया जो कि केरला में है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु वाले रीजन में करिकल और पौंडीचेरी देखो तमिलनाडु से घिरा हुआ है। और उसके बाद एक ये यनम देखो पौंडीचेरी से दूर, ये यनम जो है एकदम नॉर्थ में, ये आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये माही करिकल पौंडीचेरी यनम, ये चारों मिलके बनता है पौंडीचेरी का यूनियन टेरिटरी। तो तुम सोच पा रहे हो कि किस तरीके से इसकी ज्योग्राफी बिखरी पड़ी है। तो क्या ये यूनिक सर्कमस्टांसेस नहीं है? मान लो कि बंगाल का कुछ पार्ट झारखंड के बीचों बीच होता, कुछ पार्ट बिहार के बीचों बीच होता, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के बीचों बीच होता, तो अजीबोगरीब ज्योग्राफी नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ठीक है, क्यों, चूँकि माही एक छोटा सा जगह है जो कि केरल से घिरा हुआ है, तो क्यों नहीं माही को केरल का पार्ट बना देते हैं? क्यों उसको पौंडीचेरी यूटी का पार्ट रखें? ऐसा नहीं, क्योंकि माही का अपना यूनिक सर्कमस्टांसेस है, यहाँ की कल्चर काफ़ी यूनिक है। समझ में आ रहा है? माही, करिकल, पौंडीचेरी और यनम ये फ्रेंच के भीतर थी। काफ़ी लंबे समय तक ये फ्रांस यहाँ पे शासन कर रहे थे, इसीलिए यहाँ की कल्चर जो है बहुत ही फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से जो है इनको सरकार जो है सीधा एडमिनिस्ट्रेट करती है। ठीक है, तो याद रखना माही करिकल पौंडीचेरी यनम, और इन सभी का ज्योग्राफी जरूर याद रखना कि ये कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि CUET PG में मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि माही किससे घिरा हुआ है। तो देखो ये वाला जो है केरल है,
ये करिकल पौंडीचेरी ये वाला तुम्हारा तमिलनाडु है, और ये यनम ये वाला तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। तो यनम आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है। तो पौंडीचेरी कैपिटल है यूटी की, और इसके बाद अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो कितने का पास हो गए? एक तो जम्मू एंड कश्मीर 1, दिल्ली 2, पुडुचेरी 3, ये इनके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और हमारे पास कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है समझो। देखो ये गुजरात वाला पार्ट है। गुजरात के यहाँ पे अगर देखो तो दादरा है। गुजरात के यहाँ पे देखो तो दादरा है, ये एक अलग यूनियन टेरिटरी है। और दमन एंड दीव यहाँ पे है, दोनों ही बेसिकली गुजरात में ही है। ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो दादरा एंड दमन एंड दीव जो है ये अभी एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे इसको देखा जाता है। लेकिन अगर जोग्राफिकली देखो तो क्या एक साथ है? ऐसा तो नहीं है। जोग्राफिकली देखो तो यहाँ दमन एंड दीव है और यहाँ दादरा है। समझ में आ रहा है कि कितनी अजीबोगरीब जोग्राफी है। इसलिए ये भी कारण है कि क्यों इन एरियाज़ को यूनियन टेरिटरी के तौर पे देखा जाता है। तो मैप पे याद रखना कि दादरा कहाँ पे है, दमन एंड दीव कहाँ पे है। ठीक है, देखो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा। अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब अंडमान निकोबार जितना इंडिया के मेनलैंड से नज़दीक है, उससे ज़्यादा तो वो इधर साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ठीक है। चलो, तो हमने आर्टिकल 239 को पढ़ लिया, आर्टिकल 239A को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं देखो यहाँ पे मैंने फिर से वो पौंडीचेरी वाले मैप को दिखाया है। देखो ये माही, ठीक है, करिकल, पौंडीचेरी और यनम। माही, करिकल, पौंडीचेरी, यनम। ठीक है, ये फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था। अब आते हैं आर्टिकल 239AA पे। तो आर्टिकल 239A तो हमने कवर कर लिया। आर्टिकल 239A क्या होता है? उसके बाद 69th अमेंडमेंट से 3 चीज़ें हुई। क्या 3 चीज़ें हुई? एक बना आर्टिकल 239AA, एक बना आर्टिकल 239AB, एक बना गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991। ये 3 चीज़ें बनी, है ना। आर्टिकल 239AA बन गया, आर्टिकल 239AB बन गया और GNCTD 1991। ठीक है, अब ये सब हुआ 69th अमेंडमेंट 1991 से। और ये अमेंडमेंट बालकृष्णन कमेटी 1987 के रिपोर्ट पे की गई। ये भी चीज़ याद रखना। ये जो 69th अमेंडमेंट किया गया उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था बालकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट 1987 की। फिर से रिपीट करूँ कि 69th अमेंडमेंट का बेसिस क्या था? 69th अमेंडमेंट का बेसिस था बालकृष्णन कमेटी रिपोर्ट 1987। ठीक है, आर्टिकल 239AA क्या कहता है? आर्टिकल 239AA दिल्ली के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न तैयार करता है। ठीक है, और आर्टिकल 239A भी ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो आर्टिकल 239AA के सारे या किसी भी प्रोविज़न को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 239A भी ये कहता है। अब सवाल है कि आर्टिकल 239AA क्या है? अगर डिटेल में पढ़े तो आर्टिकल 239AA जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्पेशल प्रोविज़न है। पहला ये कि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, बिल्कुल सही। वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, मतलब वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल सही। अब ये तो हर वो यूटी के लिए सिमिलर है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, जहाँ पे जैसे पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अब डिफरेंस ये आता है कि दिल्ली में कुछ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए कुछ एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट लिस्ट में मौजूद एंट्री 1 to 18 पे दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? जो कि बाकी यूनियन टेरिटरी के लिए ये बात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए एक्सेप्शन बनाया गया है कि स्टेट लिस्ट में मौजूद एंट्री 1, 2 और 18। ठीक है, इसके अलावा स्टेट लिस्ट में मौजूद एंट्री 64, 65 और 66 पे भी दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती अगर ये इनमें से किसी भी प्रोविज़न से रिलेट करता हो तो। समझ में आ रहा है? सिंपल शब्द में अगर बात करें, देखो एंट्री पे बात कर लिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अदरवाइज सिंपल शब्द में बात करें तो दिल्ली सरकार के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को कंट्रोल करने की कोई शक्ति नहीं है, या इस पर कानून बनाने की, लेजिस्लेशन करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, सो आर्टिकल 239AA में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, दिल्ली को दी गई है, चीफ अरविंद केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, मतलब एंट्री 1 to 18 पे दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके साथ साथ एंट्री 64, 65, 66 इफ़ द रिलेट टू एनी ऑफ द एंट्री, मतलब एंट्री 1, 2 and 18। तो ये एक्सेप्शंस दिया गया है। ठीक है, अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कभी कभी फंस जाता है बीच में। एक तरफ है प्रेसिडेंट और एक तरफ है दिल्ली की सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, और यहाँ पे है लेफ्टिनेंट गवर्नर। कभी कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को समझ नहीं आता कि वो प्रेसिडेंट की बात माने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माने।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है। तो एलजी साहब बेचारे फंस जाते हैं कि वो किन की बात माने, वो प्रेसिडेंट की बात माने और कि वो कौम की बात माने। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसको हम दिल्ली सर्विसेज वर्डिक्ट के नाम से जानते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नर के बीच में इस तरीके से पावर टसल होने लगता है। दिल्ली में कई बार हमें पावर टसल देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है। सो आर्टिकल 239 को हमने पढ़ लिया, अभी हम इसके समझेंगे इसको और डिटेल में। और आर्टिकल 239 को हमने देख लिया कि आर्टिकल 239 क्या है, इसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 239 समझ लो प्रेसिडेंट रूल को रिसेंबल करता है, प्रेसिडेंट रूल की तरह दिखता है। अगर आर्टिकल 239 को एक्सरसाइज किया जाए तो फिर एक तरीके से दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लग गया, इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 240 में। आर्टिकल 240 क्या कहता है? आर्टिकल 240 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। लेजिस्लेशन तो नहीं बोलूँगा, रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए। आर्टिकल 240 कहता है कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं? अंडमान में बना सकते हैं, दादरा नगर में बना सकते हैं, लक्षद्वीप में बना सकते हैं। अब तो चूँकि पुडुचेरी के बाद अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है तो पुडुचेरी में नहीं बना सकते, लेकिन फ़िलहाल हर वो यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ पे वो बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ पे वो बना सकते हैं। बेसिकली ये 3 जगह याद रखना, अंडमान, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। सो आर्टिकल 240 ये कहता है कि पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट साहब जो है वो रेगुलेशन बना सकते हैं। और आर्टिकल 241 ये कहता है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट जो है बाय लॉ किसी भी यूनियन टेरिटरी को हाई कोर्ट दे सकती है। ठीक है, अब अभी भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसमें से दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, नहीं तो बाकी यूनियन टेरिटरी के लिए कोई ना कोई स्टेट का हाई कोर्ट उस यूनियन टेरिटरी को सर्व करता है। समझ में आ रहा है? जैसे अंडमान निकोबार का देख लो तो बंगाल का हाई कोर्ट जो है, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट अंडमान निकोबार यूटी के लिए भी सर्व करता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइन। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का इशू क्या चल रहा है। अभी रिसेंट इशूज़ चल रहे हैं। इशू क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सवाल ये है कि क्या दिल्ली के सरकार के पास, GNCTD का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सवाल ये है कि क्या दिल्ली के सरकार के पास शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 का मतलब स्टेट लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट पे मौजूद एंट्री 41 पे कानून, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है क्या? समझो, मतलब दिल्ली सरकार के पास स्टेट लिस्ट पे मौजूद एंट्री 41, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एंट्री 1 to 18 पे तो दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एंट्री 41 पे भी दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं है? अब एंट्री 41 क्या है? एंट्री 41 है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो DAN ICS या फिर IAS IPS, DAN ICS का मतलब होता है दिल्ली अंडमान निकोबार। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये सब जो अधिकारी हैं, क्या इस पे दिल्ली सरकार जो है लेजिस्लेट, कानून बना सकती है, एग्जीक्यूटिव पावर है कि नहीं है? ठीक है, सिंपल बात इतना समझो कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो UPSC के द्वारा चुनकर आते हैं, जिनको कि दिल्ली जो ऑफिसर्स दिल्ली आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जिनको दिल्ली एलोकेट करती है, दिल्ली कार्डर देती है, तो दिल्ली में पोस्टेड ये ऑफिसर्स क्या दिल्ली सरकार के भीतर रह के काम करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के भीतर रह के काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, ये बड़ा सवाल है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो, सरकार ने एक अमेंडमेंट किया 2021 में, किसमें? GNCTD में, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में अमेंडमेंट किया। हमें पता है कि ये जो GNCTD ये सबसे पहले कब आया था, इनेक्ट हुआ था 1991 में, जब 69th अमेंडमेंट हुआ था। जब 69th अमेंडमेंट हुआ था तो आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB और तुम्हारे जाके GNCTD एक्ट आया था। तो GNCTD में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? इसको मत देखो, क्या अमेंडमेंट किया गया? अमेंडमेंट ये किया गया कि GNCTD में जो शब्द गवर्नमेंट था ना, उसको चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कर दिया गया। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो तो दिल्ली सरकार को की तरफ इशारा कर रहा है, तो गवर्नमेंट को हटा करके चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कर दिया गया। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर दे दी गई। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद पे फैसला ले सकते हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन मामलों में भी डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई जिन मामलों में दिल्ली सरकार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको शक्ति था कि वो कानून बनाए। समझा। 2021 में GNCTD एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जिसमें 2 बातें प्रमुख है। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट शब्द को लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया, और दूसरा ये कि ऐसे मामलों में LG को डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया जिन मामलों में दिल्ली सरकार के पास पावर हुआ करती थी कानून बनाने की। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, उसको हम दिल्ली सर्विसेज वर्डिक्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली सर्विसेज वर्डिक्ट। सर्विसेज क्यों? क्योंकि बेसिकली ये IAS IPS जो ऑफिसर्स थे उनके कंट्रोल से रिलेटेड था। तो दिल्ली सरकार ने क्या कहा? दिल्ली सरकार ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली सरकार के फैसले से बाध्य होगी। मतलब कि फैसला जो है दिल्ली सरकार के फेवर में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली सरकार के फैसले से बाध्य होगी सिवाय पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामले को छोड़कर। मतलब कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामले को छोड़कर बाकी अन्य मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली सरकार की बातों से जो है बाध्य होगी। ठीक है, पहली बात बोला गया। दूसरी बात, ये 2 चीज़ स्टेटमेंट याद रखना बहुत काम आएगा। 2 स्टेटमेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म का, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये शक्ति ना दी जाए कि वो ऑफिसर्स को कंट्रोल करे, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल बी रिडंडेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन होता है जहाँ पे ऑफिसर्स जो है दिल्ली सरकार को भी जो है अकाउंटेबल होती। अगर मान लो कि ऐसा समझो कि अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है IAS को बोले कि तुमको मतलब नहीं है दिल्ली सरकार क्या बोल रही, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करो, तो ये चीज़ नहीं है। अगर वो ऑफिसर दिल्ली सरकार को भी रिपोर्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन। ठीक है। तो अगर एक ऑफिसर जो है एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल है, एक तरफ दिल्ली सरकार को भी अकाउंटेबल है, तो ये जो 3 बॉडी बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन विल बी रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? विल बी नल एंड वॉइड, विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239 क्या पढ़ा अभी हमने? आर्टिकल 239A हमने देखा कि 14 अमेंडमेंट 1962 से आया। आर्टिकल 239A क्या कहता है? आर्टिकल 239A पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों बना सके। ठीक है, समझ में आ गया। और पहले ऐसे पुडुचेरी जो राज्य बने, पुडुचेरी जो यूटी था उसको लेजिस्लेचर दिया गया 28 दिसंबर 1962। समझ में आ रहा है? पुडुचेरी का ज्योग्राफी भी मैंने मैप में दिखाया कि किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है ना। अब समझो कि आर्टिकल 239 का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, पहला सिग्निफिकेंस है कि यूटी को एम्पावर करता है, मतलब किसी भी यूनियन टेरिटरी को कुछ हद तक सेल्फ गवर्नेंस की पावर देती है, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है। अब देखो, जब भी हम सेल्फ गवर्नेंस की शक्ति किसी को देते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है। मान लो कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे लिए कोई कानून जो है, लंदन में कोई बैठा हुआ है वो मेरे लिए कानून बनाए, तो वो ज़्यादा सही होगा, या कुछ हद तक मैं भी अपने लिए कानून तय कर सकूं, वो ज़्यादा सही होगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली आर्टिकल 239A जो है वो यूटी को सेल्फ गवर्नेंस की शक्तियाँ देता है, कुछ हद तक, पूरी नहीं कहूँगा, कुछ हद तक सेल्फ गवर्नेंस की शक्तियाँ देता है। और इससे होता ये है कि लोकल लेवल पे फैसले काफ़ी अच्छे लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मान लो अगर भाई अब मेरे को इमरजेंसी है, तो भाई मैं फ़ैसला लेने का अधिकार मेरे पास होना चाहिए ना, कि मैं दूर फ़ोन करूं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला तो यूटी एम्पावर किया जाता है। ठीक है। कुछ हद तक सेल्फ गवर्नेंस की शक्तियाँ दी जाती है। याद रखना, कोई पूछे कि भाई सेल्फ गवर्नेंस की शक्तियाँ देने से क्या हो जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस से ये होता है कि लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग बढ़िया होता है, पहला। दूसरा होता है टेलर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। टेलर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 239A पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली दे, तो कुछ ऐसे कंडीशंस और कुछ ऐसे पावर्स के साथ दे जो कि वहाँ के यूनिक सर्कमस्टांसेस को सूट करता हो, जो कि वहाँ के यूनिक सर्कमस्टांसेस को सूट करता हो। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है कि और भी सही तरीके से उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है, क्योंकि वहाँ के स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस किया जाता है।
समझ में आ रहा है। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 239 में पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि अगर आप किसी यूटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बना रहे हो तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ ऐसी शक्तियाँ दो या कुछ ऐसी शक्तियाँ रिस्ट्रिक्ट करो जो कि वहाँ के यूनिक सर्कमस्टांसेस के लिए सही हो। तो इसको हम बोलते हैं टेलर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी एनहेंस होती है। भाई जब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जब पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खुद को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मानते हैं। और जब लोग खुद को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मानते हैं तो इससे रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो है प्रमोशन होता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बोलना सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि भाई जब लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, भाई डिसीजन पॉलिटिक्स में होता है क्या है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, तुमसे कोई पूछे कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, तो पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी बनाई जाती है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। तो जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो लोग खुद को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल समझेंगे, इससे रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव गवर्नेंस का प्रमोशन होगा, ठीक है। इससे डेमोक्रेसी और भी बेहतर होगी, गवर्नेंस और भी ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर भी देखो, भारत देश में जो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक सूता भर का कमज़ोर धागा है, एक बहुत ही डेलिकेट धागा है, उसको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ रहे हो? एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, उसको बहुत पतला सूते से बांधा गया है, उस सूते को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर वो सूता टूट गया, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, तो एक तरीके से तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही राज्य करेगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ बोलने का मौका नहीं देगी। और वहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने तोड़ा तो वो भारत से ही अलग हो जाएंगे। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस है फेडरलिज्म का, ये मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो अब ये कैसे होगा कि हमें लोकल लेवल पे पावर का डिवॉल्यूशन करना होगा। डिवॉल्यूशन का मतलब कि लोकल लेवल पे हमें पावर को बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ताकि फेडरलिज्म भी चले। अगर हम लोकल लेवल पे पावर दे रहे हैं, अगर हम पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वही तो फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म भी चले और फेडरलिज्म के साथ साथ जो देश की यूनिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ फेडरलिज्म भी ज़रूरी है, क्योंकि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर भी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो एक डेलिकेट बैलेंस है, उसको मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो मेंटेन करके ना चला जाए तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये आर्टिकल 239A के कुछ ये सिग्निफिकेंस बताए जा सकते हैं।